जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो अगर आप लोग थोड़ा जल्दी कर देते तो उसमें हम लोग ऑफिस में सबमिट करा देते। भाई इतने स्टूडेंट मेरे पास है, इतने स्टूडेंट दूसरे सर के पास में है। 8-10 बच्चे ही मेरे को रेगुलर दिखते हैं। हिमांशु है, हर्षिता है, पूजा है, पुष्पा, ज्योति, वरुण, इंदु, अनिल कुमार पाल, अनुराग यादव, अंजलि यादव, निशा कुमारी, संयोगिता, राहुल, देन मोहित, गौरव, तबस्सुम, अनिकेश, कवि कविता कुमारी, पूनम। ये बच्चे तो रेगुलर दिखते हैं मेरे को क्लास में। बाकी इनके अलावा कुछ बच्चों का 78 स्टूडेंट है आपकी, शायद मेरे हिसाब से आपकी क्लास में। जी सर। हाँ 78 है। तो या तो उनको पता नहीं होगा क्लास का, ऐसा हो सकता है, या अपने ग्रुप से जुड़े हुए नहीं होंगे मे भी। सर दूसरे में। लेकिन हमने, हाँ बताइए। सर दूसरे ग्रुप में। अच्छा दूसरे वाले में है। यस सर। हाँ तो मैंने हम लोगों ने तो क्या किया था, कार्यालय हिंदी वाला जो अपना पुराना ग्रुप था उसी को अपने कन्वर्ट कर दिया था। यस सर। तो उसमें तो, हाँ कार्यालय हिंदी में तो आप लोग सारे थे ना। जी सर। अब ये ऑप्शन पेपर हो गया, इसमें दो दो तो आपके कॉमन पेपर हैं जिनमें आप पूरी क्लास को अटेंड करना है, और ये दो ऑप्शन है आपके पास जिनमें आधे आधे आप डाइवर्ट होंगे, है ना। तो दो जी ऑप्शन में एक आपका व्याकरण वाला है और एक हिंदी की भाषिक विविधताएं वाला है। दूसरा आपका पेपर जो है वो अस्मितामूलक विमर्श लेना है आपको, या फिर हिंदी की जो क्या बोलते हैं जिस दूसरा उसके ऑप्शन में है आपका रंग मंच। अ, भारतीय साहित्य पाठ परक अध्ययन। यस सर। दो ऑप्शन है ना उसमें भी आपके पास, यस सर है। अस्मितामूलक विमर्श लेना है या फिर आपको भारतीय साहित्य पाठ परक अध्ययन लेना है। और एक दूसरा ऑप्शन जो 13वां पेपर है आपका, 13वें पेपर में आपको लेना है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण या हिंदी की भाषिक विविधताएं। ये पेपर आपको चूज करने हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऑफिस में एक आपको डिटेल एक सबमिट करानी होती है। कार्यालय हिंदी में आप लोगों ने पढ़ाई है मेरे से, नोट्स लिखवाने का काम है, और ये भी व्याकरण का भी नोट्स का काम है। अब क्योंकि अभी ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में कुछ कह नहीं सकते हम लोग कब, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने तो आपके एडमिशन चलेंगे, तो उस दौरान भी क्लासेस मुश्किल ही है। तो आधा से ज़्यादा कोर्स आपका ऑनलाइन ही होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक लग रहा है। तो नोट्स लिखवाना ही बेहतर रहेगा। पिछली यस बार सर। भी मैंने आपको के साथ नोट्स शेयर किए थे, और इस बार भी मैं आपको नोट्स के थ्रू लिखवाने का प्रयास करूंगा। तो थोड़ा आप लोग जल्दी कर देते तो मुझे आसानी होती। और बाय द वे अगर आप 5-6 दिन 10 दिन क्लास लेके देखना फिर आपको फैसला करना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। नहीं और सर, हमारा तो कंफर्म ही है, जो रेगुलर आ रहे हैं हम तो यही लेंगे। हाँ नहीं, वो एक्चुअली लिस्ट भी है मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं ना, तो उसमें से जिसने एक भी क्लास अटेंड की है मैं उसको अपनी क्लास में मान के चल रहा हूँ एक्चुअली। तो ये 8-10 तारीख तक अगर आप लोग फाइनल कर दोगे तो आसानी रहेगी मुझे भी, क्योंकि ऑफिस में तो मंथली अटेंडेंस सबमिट करानी होती है ना। तो उसमें फिर हो सकता है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी तो ऑनलाइन में असाइनमेंट के मार्क्स लगे थे आपके पिछली बार, तो उसी के बेस पे रिजल्ट तैयार हुआ था। लेकिन अब आप फाइनल ईयर में हो, तो कल को क्या होगा अब कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है ना। थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी क्या होगा। तो अभी जो फिलहाल जो अपना नोट्स लिखवाने का या जो पिछला कार्यालय हिंदी का जो एक चैनल अपना चल रहा है उसी के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कोर्स आपका मैक्सिमम मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा कोर्स आपका ऑनलाइन ही होगा। क्योंकि सितंबर आपके अगस्त और सितंबर 2 महीने एडमिशन चलेंगे आपके, उस दौरान आपकी क्लास से बाधित रहेगी, ऑनलाइन ही चल पाएगी। और कॉलेज का भी एक निर्देश दिया गया है कॉलेज की तरफ से भी, भाई आपको अभी तक तो ऑनलाइन क्लास ही लेना है। तो इसमें आप बेहतर रहेगा कि आप अपना नोट्स की एक कॉपी जैसे आपने कार्यालय हिंदी में बनाई थी ना, उसी प्रकार से आप एक हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण के नाम से नोटबुक बना ले, और मैं जैसे जैसे लिखवाता जाऊं वैसे वैसे आप लिखते रहें। और जरूरत पड़ी तो मैं जो नोट्स हैं उनका आपको स्क्रीनशॉट खींच खींच करके, या कुछ शब्दों को जैसे
इनबॉक्स में लिख करके, या आपको लिखने में दिक्कत आ रही है, या फिर उनके बारे में विस्तार से बता करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो कल हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। भाषा की कुछ परिभाषाएं हमने दी थी। आमतौर पर चूंकि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, तो परिभाषा का जो हमारा जो काव्य शास्त्र है या जो व्याकरण है हमारा, संस्कृत पर आधारित है। तो संस्कृत विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं वो काफी अहमियत रखती है। उसमें से भी खासकर पाणिनि, पतंजलि, भर्तरी, ये इन्होंने जो परिभाषाएं दी है भाषा के बारे में, वो अपना महत्व रखती है। इसके बाद में कुछ आधुनिक काल में हिंदी भाषा के व्याकरण विशेषज्ञ हुए हैं हमारे कुछ, जैसे रामचंद्र शुक्ल है आपके। आधुनिक युग में जब खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ और भाषा का व्याकरण तैयार किया गया, तो उसमें व्याकरण में कुछ लोगों का विशेष योगदान है, जिनमें आपके बाबू श्याम सुंदर दास है, देवकी नंदन शर्मा है, बाबूराम सक्सेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इन लोगों ने काफी योगदान दिया आपका हिंदी का व्याकरण तैयार करने में, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत आपकी लगभग 18 भाषाएं आती है। अवधी भी हिंदी है, भोजपुरी भी हिंदी है, ब्रजभाषा भी हिंदी है, और दूसरी जो पहाड़ी भाषाएं हैं, कुमायूनी है, गढ़वाली है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, ये सारी भाषाएं आपकी हिंदी हिंदी है। हिंदी ग्रुप में उत्तर भारत का जो भी हिंदी बेल्ट है, उसमें जो भी भाषा या बोली बोली जाती है वो हिंदी के अंतर्गत आती है। अंग्रेजों के आने के बाद में खड़ी बोली आंदोलन शुरू हुआ। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1850 के बाद से लगभग। हिंदी का शुरुआत माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के से पहले भी कुछ लोग हुए हैं। 1826 में हिंदी का एक समाचार पत्र निकला था, उदन मार्तंड। उसके बाद में आपके 1850 में भारतेंदु का जन्म होता है, और 1885-86 तक उन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखने की कोशिश की है। तो इस भाषा का जो पहले भाषा आती है उसके बाद में व्याकरण आता है। हम भाषा को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी जो पहली यूनिट है उसमें सामान्य परिचय दिया गया है भाषा का। कि पहला है आपको भाषा की परिभाषाएं, कि भाषा क्या है उसकी परिभाषा आपको देनी है। दूसरा पहला आपका है भाषा की परिभाषा और विशेषताएं। कई बार पिछली बार एग्जाम में लक्षण के बारे में पूछ लिया था कि भाषा के लक्षण या लक्षण बताइए। भाषा की परिभाषा देते हुए उसके लक्षण बताइए, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके। तो कल हमने परिभाषाओं के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे भाषा के लक्षण या महत्व। ठीक है, आज की हेडिंग डालिए परिभाषाएं, कल हमने कर ली थी। आज की हेडिंग डालिए आप भाषा के लक्षण। इनको अभिलक्षण भी कह सकते हैं, लक्षण भी कह सकते हैं। भाषा के लक्षण। हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, कहीं अगर कम्युनिकेशन में दिक्कत आए तो आप बीच बीच में बोलते रहा कीजिए, ताकि मुझे एहसास हो कि हाँ विद्यार्थी वास्तव में लिख रहे हैं। मैंने बस भाषा के लक्षण, हाँ भाषा के लक्षण। हाँ, भाषा के लक्षण। परिभाषा कल हमने करी थी, जी संस्कृत की सर। करी थी, हिंदी की और पाश्चात्य विचारकों की। आज आपको हेडिंग डालनी है भाषा के लक्षण। ठीक है, सर लिख लिया। शुरू करें। जी सर शुरू करो। भाषा के, हाँ मैं शुरू करता हूँ लिखवाना। भाषा के लक्षण से तात्पर्य है कि, भाषा के लक्षण से तात्पर्य है कि लिख लिया। भाषा के लक्षण से तात्पर्य है कि वे गुण जो उसे वे गुण जो उसे
अन्य भाषाओं से, जो उसे अन्य भाषाओं से अलग करते हैं। भाषा के लक्षण से तात्पर्य हैं वे गुण जो उसे अन्य भाषाओं से अलग करते हैं। मानव के अतिरिक्त मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणियों की भाषा में मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणियों की भाषा में क्या क्या विशेषताएं होती है। मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणियों की भाषा में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पृथ्वी के अन्य प्राणी भी पृथ्वी के पृथ्वी के अन्य प्राणी भी पृथ्वी के अन्य प्राणी भी अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। पृथ्वी के अन्य प्राणी भी अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, परंतु 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 विचारशील प्राणी होने के कारण परंतु विचारशील प्राणी होने के कारण मानव भाषा की मानव भाषा की अपनी विशेषताएं हैं। मानव भाषा की अपनी विशेषताएं हैं। मानव भाषा के मानव भाषा के लक्षणों को मानव भाषा के लक्षणों को निम्नांकित रूप में मानव भाषा के लक्षणों को निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मानव भाषा के लक्षणों को निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। डैश लगा करके पहला लिखिए पॉइंट आप। पहला पॉइंट है मौखिक श्रव्य सरणी। मौखिक श्रव्य सिरी वाला स, आधा व और ये श्रव्य यानी कि सुनाई देने वाली सरणी। सरणी होती है बेसिकली चैनल। मौखिक श्रव्य सरणी। ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी। आप लिखिए मौखिक श्रव्य सरणी। यस सर अब आ रही। मौखिक श्रव्य श्री वाला स, आधा व और ये श्रव्य यानी सुनाई देने वाला सरणी। सरणी मतलब होता है चैनल। मतलब एक सीडी होती है भाषा की कि पहले बोलने वाला होगा, उसके बाद में सुनने वाला होगा और वो होगा। एक प्रॉपर चैनल होता है बेसिकली। तो पहली विशेषता आप लिखिए भाषा की कि मौखिक श्रव्य सरणी। ये आपका पॉइंट है पहला।
इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट आपका है मौखिक श्रव्य सरणी। मौखिक यानी जो मुंह से बोली जाए, श्रव्य यानी सुनने वाली, सरणी का मतलब होता है चैनल। एक चैनल बना हुआ है कि वक्ता बोलेगा, फिर श्रोता उसको सुनेगा, फिर वो रिप्लाई देगा, तब वो भाषा सार्थक मानी जाएगी। मान लीजिए कोई दूसरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति है और वो आपसे बात करना चाह रहा है, तो उसकी ध्वनि आपके कानों तक तो पहुंच रही है, लेकिन आप उसको रिप्लाई नहीं करते हैं, तो वो चैनल पूरा नहीं हो पाता है, वो सारणी पूरी नहीं हो पाती है आपकी। तो वहां पर आप बोलने के बावजूद आपकी भाषा के हिसाब से आप बोलते हो, लेकिन चूंकि वह सुनने वाला आपकी भाषा नहीं समझ पाता, इस वजह से आप वो चैनल पूरा नहीं कर पाते हो। तो भाषा का जो पहला लक्षण है, या जो पहला इसका जो अभिलक्षण है भाषा का, वो है मानव भाषा और अन्य प्राणियों की भाषा में जो अंतर है, या जो एक भाषा की प्रकृति है, उसमें पहला पॉइंट आपको लक्षणों में लिखना है मौखिक श्रव्य सरणी। सरणी का मतलब होता है चैनल। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करिए आप, मैं एक्सप्लेन के लिए लिखवा रहा हूं। मौखिक श्रव्य सरणी से तात्पर्य है कि मौखिक श्रव्य सरणी से तात्पर्य है कि मौखिक श्रव्य सरणी से तात्पर्य है कि मानव मुख से बोली जाने वाली, मानव मुख से बोली जाने वाली और कान के द्वारा सुनी जाने वाली, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मौखिक श्रव्य सरणी से तात्पर्य है कि मानव मुख से बोली जाने वाली और कानों द्वारा और कानों द्वारा सुनी जाने वाली, कानों द्वारा सुनी जाने वाली वह कड़ी या श्रृंखला, वह कड़ी, कानों द्वारा सुनी जाने वाली वह कड़ी या श्रृंखला जिसका प्रयोग मानव करता है, जिसका प्रयोग मानव करता है। लिख लिया आपने? संप्रेषण हाँ, संप्रेषण या संवाद करते समय, संप्रेषण या संवाद करते समय, संप्रेषण या संवाद करते समय इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए, इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए मानव मानव संप्रेषण या संवाद करते समय मानव वक्ता और श्रोता की भूमिका का, वक्ता और श्रोता की भूमिका का निर्वाह करता है। मानव के अतिरिक्त, मानव के अतिरिक्त मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणी,
अन्य प्राणी इस सरणी या श्रृंखला का मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणी इस सरणी या श्रृंखला का निर्वहन नहीं करते हैं, इस श्रृंखला का निर्वहन नहीं करते हैं। ये पहला मैंने आपको पॉइंट लिखाया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए अगर आप लोग चाहो तो। पहला आपका जो पॉइंट है मौखिक श्रव्य सरणी, सरणी का मतलब होता है श्रृंखला। भाषा का एक चैनल है प्रॉपर। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इस समय वक्ता हूं और आप श्रोता हो। जब आप बोलोगे तो आप वक्ता बनोगे और मैं श्रोता बनूंगा। क्लियर? तो जो मानव की भाषा है वो अन्य प्राणियों से इसलिए अलग है कि कोई जानवर आपका इशारा समझ सकता है। कोई जानवर किसी चीज की गंध पा करके, बिल्ली दूध की गंध पा करके दूध के पास आ सकती है, या कुत्ता किसी हड्डी के पास जा सकता है। वो दृश्य, गुण, उसकी गंध, रंग, रूप इत्यादि से प्रभावित हो सकता है। मानव के अतिरिक्त जो पशु पक्षी हैं या अन्य प्राणी हैं जो चिंगाड़ सकते हैं, चिड़िया चहचहा सकती है या फिर शेर दहाड़ सकता है, वो आइडेंटिफाई करा देता है कि शेर गुस्से में है या नहीं है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, एक्सप्रेशन उसके नहीं आते। मैं एक समय में श्रोता की भूमिका भी निभाता हूं और एक समय वक्ता की भूमिका भी निभाता हूं। तो जो मानव की भाषा का जो प्रमुख लक्षण है जो उसे अन्य प्राणियों की भाषा से अलग करता है, वो लक्षण है कि मानव की जो भाषा है वो मुंह के द्वारा बोली जाती है और कान के द्वारा सुनी जाती है। शेर किसी जानवर की आवाज कान के द्वारा सुन तो ले सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। वो दहाड़ सकता है, वो अपना रिएक्शन कर सकता है, अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है कि शेर गुस्से में है या शेर के बच्चे हैं उनके साथ खेल रहे हैं। वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकता है लेकिन मुख से बोल नहीं सकता। तो भाषा का जो पहला लक्षण है वो है कि भाषा एक श्रृंखला है जिसमें एक वक्ता होता है जो मुंह से बोलता है, एक श्रोता होता है जो कान से सुनता है। एक ही समय में आप बोलते भी हो और एक ही समय में आप सुनते भी हो। तो ये जो एक सारणी है कि पहले वक्ता है, वो मुंह के द्वारा जो उन्होंने निर्धारित शब्द हैं उनको बोलेगा, वो श्रोता के कान तक जाएंगे और वो श्रोता उसको समझ करके आपको वापस रिप्लाई देगा। तब आपकी ये पूरी जो प्रक्रिया है सक्सेसफुल मानी जाती है संप्रेषण की। संप्रेषण यानी संवाद करना, संप्रेषण अपने आप को अभिव्यक्त करना। आपके मन के जो भाव और विचार हैं वो आप मौखिक रूप से और सुनने, कानों के द्वारा सुन करके अभिव्यक्त करते हो। तो इसलिए भाषा का जो पहला लक्षण है वो ये है कि भाषा एक मौखिक और श्रव्य, सुनी जाने वाली प्रक्रिया है। क्लियर? मानव के अतिरिक्त संसार का अन्य कोई प्राणी समझ सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। वो अपने मनोभावों को अभिव्यक्त तो कर सकता है सांकेतिक रूप में, लेकिन मुख के द्वारा नहीं बोल सकता। तो भाषा की पहली विशेषता जो है या पहला जो उसका लक्षण है, भाषा का पहला लक्षण आपको लिखना है कि मौखिक श्रव्य सरणी। सरणी के आगे ब्रैकेट में श्रृंखला लिख सकते हो आप या प्रक्रिया लिख सकते हो। सरणी भी नहीं आए तो आप सरणी का मतलब होता है सड़क वाला स, र और छोटी की मात्रा, सरणी यानी कि प्रक्रिया या श्रृंखला होती है। क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। मानव भाषा की का जो पहला लक्षण है वो ये है कि ये मुख से बोली जाती है, मानव के मुंह से बोली जाती है। क्लियर? और कानों द्वारा सुनी जाती है। मानव के अतिरिक्त संसार का कोई भी प्राणी अपने मनोभावों को मुख से बोलकर और कानों से सुनकर अभिव्यक्त नहीं कर सकता। वो गंध से, रूप से, रंग से या इशारों से बात समझ सकता है
एक्सप्रेशन दे सकता है, लेकिन मौखिक रूप से जो एक श्रृंखला है उसका प्रयोग नहीं कर सकता। इसीलिए जब हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहां आपकी भाषा बोलने वाले नहीं होते हैं, तो वहां ध्वनि तो होती है, लेकिन वो कम्युनिकेशन या जो संप्रेषण है वो सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वक्ता है वो अलग भाषा में बोल रहा है और श्रोता है वो अलग भाषा वाला है, तो वहां पर उनके बीच में संवाद स्थापित नहीं हो पाता है। इसीलिए मानव की जो भाषा है वो मुंह के द्वारा बोली जाती है और कान के द्वारा सुनी और समझी जाती है। इसलिए इसको मौखिक श्रव्य सरणी के नाम से जाना जाता है या श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यस सर। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखिए आप, सृजनात्मकता। सड़क वाला से उसके नीचे रह, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। दूसरा पॉइंट लिखिए, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। दूसरा पॉइंट है सृजनात्मकता, या इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। इंग्लिश में कितने अक्षर हैं, कोई बताएगा? 26। 26 है ना? यस सर। अब आपकी ये मानव की क्रिएटिविटी है कि उन 26 अक्षरों के आधार पर इतना बड़ा साहित्य लिख सकते हो आप। आपकी भाषा में कितने हैं स्वर और व्यंजन मिला करके? 36 है ना आपके यहाँ पे? ए आ ई उ ए ऐ क ख ग घ ड़, उनको मिला करके 36 होते हैं। और ऋषि वाला रे अगर मिलाते हो या ए हलंत वाला मिलाते हो तो आपके 34, उनको निकालते हो 34 बनते हैं आपके। ये आपकी भाषा के शब्द है हिंदी के। ऐसे रशियन भाषा के अपने अक्षर हैं, चाइनीज भाषा के अपने अक्षर हैं। तो ये मानव भाषा का जो दूसरा लक्षण है वो है क्रिएटिविटी। आप 26 अक्षरों के माध्यम से इतना बड़ा काव्य संसार लिख सकते हो। दूसरे पॉइंट में लिखिए आप, दूसरा पॉइंट है सृजनात्मकता, सड़क वाला से और उसके नीचे रहे सृजनात्मकता। और अगर उसको आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। इसमें लिखिए आप, चूंकि चूंकि मानव की प्रकृति, चूंकि मानव की प्रकृति सृजनात्मक है, चूंकि मानव की प्रकृति सृजनात्मक है, इसलिए वह अपनी भाषा में भी, इसलिए वह अपनी भाषा में भी विभिन्न अर्थों को, अपनी भाषा में भी विभिन्न अर्थों को अलग अलग तरीकों से, विभिन्न अर्थों को अलग अलग तरीकों से प्रयुक्त करता है। अलग अलग तरीकों से प्रयुक्त करता है। संसार की प्रत्येक भाषा में, संसार की प्रत्येक भाषा में संसार की प्रत्येक भाषा में मूल शब्द तो कुछ ही होते हैं, मूल शब्द तो कुछ ही होते हैं,
जैसे अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं। संसार की प्रत्येक भाषा में मूल शब्द तो कुछ ही होते हैं। जैसे अंग्रेजी में मूल अक्षर 26 ही हैं, लेकिन इन्हीं अक्षरों से असंख्य वाक्यों का सृजन या निर्माण किया जाता है। मानव की तुलना में अन्य प्राणी इस प्रकार सृजन करने में सक्षम नहीं है। केवल मानव ही सीमित शब्दों और रूपों से असीमित या असंख्य वाक्यों का निर्माण कर सकता है। सीमित शब्दों और रूपों से असीमित वाक्यों का निर्माण कर सकता है। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। इसको आप यूं समझिए कि मानव की जो भाषा है उसमें मूल शब्द तो कुछ ही होते हैं। आपके फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 अक्षर हैं, क प्लस मैं प्लस ल, कमल। इससे आपने एक फूल को इंडिकेट कर दिया। अब अंग्रेजी वाला जो है वो उसको लोटस बोलेगा, उसके लिए LOCTOS लोटस अक्षर उन्होंने फिक्स कर रखे हैं। इसी प्रकार से हमने क प्लस ल प्लस मैं, उन्हीं को उल्टा सीधा कर दिया, कलम हमारे यहाँ पर बन गई। अक्षर वही है, अक्षर जो कमल में है और अक्षर वही है, उनको उल्टा सीधा कर दिया तो कलम बन गया। बिल्कुल अपोजिट, एक हो गया कमल, एक हो गया कलम। इसी प्रकार से अंग्रेजी में अगर कलम का लिखना है तो PEN लिखोगे आप। एक अक्षर लोगे P, उसके साथ जोड़ोगे E और उसके साथ N जोड़ोगे, तो वो लिखने वाली चीज का प्रतीक हो गया। आपके यहाँ अगर उसका जिक्र करें तो वो क प्लस ल प्लस मैं होगा। तो कहने का मतलब संसार की जो प्रत्येक भाषा है उसका दूसरा जो लक्षण है वो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी, कि आप लिमिटेड शब्दों से 32 या 36 अक्षर आपकी हिंदी भाषा में है और अंग्रेजी भाषा में तो 26 ही है। चाइनीज भाषा में भी हो सकता है 70-75 कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं जानता नहीं चाइनीज। रशियन भाषा में भी कुछ अक्षर हो सकते हैं क ग टाइप से। उर्दू में भी कुछ अलिफ बे या कुछ शब्द हो सकते हैं मे बी। तो हर भाषा के जो शब्द हैं वो लिमिटेड हैं।
लेकिन आप उन लिमिटेडों का प्रयोग अपनी क्रिएटिविटी से ऐसा करते हो कि आप उसको बचपन से वो चीज देखते आते हो और वो रियलाइज होती है, तो आप तालाब में खिलने वाले फूल को कमल कहोगे, क्योंकि वो कमल के लिए आपने 3 अक्षर निर्धारित कर रखे हैं आपकी भाषा में, खड़ी बोली में। और उसी को अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला देखेगा तो उसको लिली कहेगा या लोटस कहेगा उसको। तो कहने का मतलब सीमित शब्दों के माध्यम से असीमित साहित्य का सृजन या असीमित वाक्यों का प्रयोग मानव भाषा का दूसरा लक्षण है या दूसरा महत्व है। क्लियर? लिखा आप लोगों ने? यस सर। कोई जवाब नहीं आ रहा है? बोर हो रहे हो क्लास में? नो सर। सर वो हैं? माइक ऑन करना पड़ता है लिखते समय। अच्छा, लिखते समय माइक ऑन नहीं करते हो आप लोग? यस सर, इसलिए बनता अभी ऑन किया है दोबारा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब लिख तो रहे हो आप लोग? हाँ जी सर, लिख रहे हैं, 2 पॉइंट लिख लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर शुरू में मैं आपको इतना बोर कर दूंगा व्याकरण में तो मुझे लगता है छोड़ के भाग जाओगे आप कहीं। नहीं सर, सही है, समझ भी आ रहा है, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। दोनों पॉइंट आए समझ में? यस सर, सृजनात्मकता वाला भी और मौखिक श्रव्य श्रेणी वाला भी। अच्छा अच्छा, तो हिमांशु की तरफ से मैं सबका जवाब यही मानूं कि समझ में आ गया है।